2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज राज्यसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 10 साल में सुरक्षा को लेकर हुए कामों का लेखा जोखा दिया। उन्होंने कहा कि समय के हिसाब से बदलाव जरूरी होता है। हम हर एक चुनौती से निपट रहे हैं। हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, कई अपराध सीमा के बाहर हो रहे हैं। 4 दशक से देश में 3 नासूर थे, जिनमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पहला नासूर था, दूसरा नक्सलवाद और उत्तर पूर्व उग्रवाद तीसरा नासूर था। गृहमंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया। पहले की सरकारें आतंकी हमलों को भूल जाती थी, यानी आतंकी हमले होते थे और उसके बाद उन हमलों को एक तरह से भुला दिया जाता था। लेकिन अमित शाह ने कहा कि अब आतंकी जहां मारे जाते हैं वहीं उनकी कब्र बनाई जाती है, वहीं उन्हें दफना दिया जाता है। तो पिछले 10 साल में, और इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि 370 खत्म होने के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल जम्मू कश्मीर में बहुत हद तक बेहतर हुई है और दहशतगर्दी में बड़ा बदलाव आया है। और अमित शाह के इस बयान पर जो जम्मू कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं उनका रिएक्शन भी आया। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। का भी 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की। उरी और पुलवामा में हमला हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। तो आज राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 370 जब से जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ है, हटा है, तब से दहशतगर्दी में बहुत बड़ा दहशतगर्दी का ग्राफ जो है वो एक तरह से गिरा है और एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ शौकिया कुरैशी जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर PDP की स्पोक्सपर्सन है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ सुरेंद्र अंबरदार जी सीनियर लीडर हैं, जम्मू कश्मीर BJP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी सीनियर एडिटर हैं News 18 JKLH। इनके अलावा कुछ और खास मेहमान हमारे साथ आगे इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है News 18 JKLH में। मैं शौकिया कुरैशी जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आपने आज गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान सुना होगा। पिछले 10 साल में देश और देश के अलग अलग राज्यों में सिक्योरिटी को लेकर जो सूरत हाल रही है उस पर वो एक तरह से जवाब दे रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जम्मू कश्मीर में एक तरह से रहा, जिस पर अमित शाह ने कहा कि 370 जब से जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ है तब से सूरत हाल जम्मू कश्मीर की बहुत हद तक बदली है। क्या उनके इस बयान से आप सहमत हैं, आप मुत्तफिक हैं? कुरैशी जी। अबू हुरैरा साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे जी तो शौकिया कुरैशी जी, शायद हमारे साथ उनका राब्ता टूट गया है, उनसे दोबारा हम उन तक जाने की कोशिश करेंगे। मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास आऊंगा कि अमित शाह जी आज जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में पूरा बयान दिया और उन्होंने कहा कि अब हालात जम्मू कश्मीर के बहुत बेहतर हुए। हालांकि
ये बात इससे पहले भी कई बार कही गई है, गृह मंत्री की तरफ से भी कही गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही और श्रीनगर में जाकर प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है। लेकिन अपोजिशन इस बात को कहीं ना कहीं एक तरह से नकारता है या ये कहे कि जम्मू कश्मीर की जो रिवायती पार्टियां वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं होती है। सुरेंद्र अंबरदार जी, आपका रिएक्शन इस पर? धन्यवाद आपका। जो आदरणीय गृह मंत्री ने आज राज्यसभा में तथ्यों को लेकर जी एक एक विषय को एक्सप्लेन किया है, और मैं समझता हूं कि सिर्फ भारत में नहीं सारे विश्व भर में ये एस्टैब्लिश हो रहा है कि पिछले 10 साल में जो जम्मू कश्मीर में मल्टीपल डायमेंशंस को लेकर जो परिवर्तन आया है वो विजिबल है, सिग्निफिकेंट है और इम्पैक्टफुल है। हुरेरा जी, मैं बताऊं आपको कि तीन वॉल्यूम्स को बहुत सीरियसली एनालाइज करने की जरूरत है। एक कि जम्मू कश्मीर में 2019 5 अगस्त से पहले सिक्योरिटी की स्थिति क्या थी, जो डेवलपमेंटल इश्यूज थे वो क्या थे, और नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर में क्या चल रहा था। आदरणीय गृह मंत्री जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सचमुच में कश्मीर को इन डेप्थ अंडरस्टैंड किया है, और अंडरस्टैंड करने के बाद जो भी मेजर्स लेने थे, और उन मेजर्स में सबसे प्रथम ये था कि जो आर्टिकल 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस थे उसके आधार पे एक सेपरेटिज्म और सॉफ्ट सेपरेटिज्म जो पड़ रहा था उसको डिसमिस करना बहुत आवश्यक था। इसलिए धारा 370 के जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस थे 5 अगस्त को उनको डिसमिस करके जो उसके बाद जो टेररिज्म का, इंसर्जेंसी का और जो इवेंट्स का, मिस इवेंट्स का जो ग्राफ था वो उसका एक एक चीज को उन्होंने डाटा उसमें राज्यसभा में रखकर, और मैं ये कहना चाहूंगा शायद कुछ बातें इतना टाइम नहीं मिला होगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि और इलाबोरेट करें। अगर आप नैरेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कश्मीर में जो पाकिस्तान के शाही पर एक इंसर्जेंसी चल रही थी उसको लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे एलिमेंट्स अपने अपने एंगल से फॉर्मेट कर रहे थे। सेपरेटिज्म को, सॉफ्ट सेपरेटिज्म को, उस नैरेटिव को जिस प्रकार से कश्मीर में स्ट्रेंथन किया जा रहा था, अब स्थिति नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में कितनी बदली है उसके भी 2-3 बातें आपको बताऊंगा। एक कि 1990 से लेकर 2019 तक आप ये स्टडी कीजिए कि कश्मीर 2931 दिन बंद रहा है, यानी कि 8 साल से ज्यादा बंद रहा है कश्मीर। आप देख लीजिए कश्मीर के साइकोलॉजी पे, कश्मीर के युवा पे, कश्मीर के स्टूडेंट्स पे, कश्मीर के बिजनेसमैन पे कितना असर हुआ होगा, इसको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सुरेंद्र अंबरदार जी इस पर जी बिल्कुल हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। मेरे साथ इस वक्त इमरान नबी डार जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है वो भी जुड़ गए। मैं आ रहा हूं अंबरदार जी, मैं आ रहा हूं। मैं ये बता दूं कि इमरान नबी डार को शायद जल्दी निकलना भी है, उन्हें जल्दी जाना है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान नबी डार जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। मैं इमरान नबी डार जी, सुरेंद्र अंबरदार जी बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आज अमित शाह जी का राज्यसभा में जो बयान है, पिछले 10 सालों की सिक्योरिटी सूरत हाल का जो लेखा जोखा था वो उस पर एक तरह से बयान दे रहे थे, जिस पर उन्होंने जम्मू कश्मीर पर काफी डिटेल में एक तरह से उन्होंने बयान दिया। और जो सबसे अहम बात यह थी कि मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आतंकवाद को लेकर, और शायद यही वजह है कि 2019 के बाद से जब से 370 खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर में, अमित शाह जी ने कहा कि आतंकवाद तकरीबन एक तरह से उसका सफाया हो चुका है। देखिए, जो फिगर्स होम मिनिस्टर साहब ने दिए हैं मैं उनमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी एक जो पुलिस की तरफ से कुछ दिन पहले एक प्रेस रिलीज भी आया था, उन्होंने उसमें कुछ डिटेल्स दिए थे कि कितने एक्टिव हैं। लेट अस नॉट गो देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ मिलिटेंसी या टेररिज्म को लेके ही 2019 में बात नहीं की थी अमित शाह जी ने, उन्होंने बहुत कुछ बोला था। उन्होंने जो मेजर एक चीज बोली थी कि जम्मू कश्मीर को बराबरी पे लाना है, पूरे कंट्री में उनको बराबरी पे, जम्मू कश्मीर उनके हिसाब से जम्मू कश्मीर बराबर नहीं था। तो उन्होंने जो इकदाम उठाए 2019 में, बेसिक उसका प्रेमाइस था कि जम्मू कश्मीर को बराबर लाना है। अब मुझे बताइए कहाँ है हम बराबर? आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर इस टाइम पे बराबर? पहले तो हमको स्टेट से डिमोट कर दिया गया, उसके बाद
इस स्टेट को तोड़ दिया गया। और उसके बाद जो पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने 5 साल पहले वादा किया था कि स्टेटहुड दिया जाएगा और यहाँ बाकी रियासतों के साथ तमाम जो जितनी भी रियासतों में जो कवानीन है, जो फैसिलिटीज है, वो जम्मू कश्मीर में भी होंगी। अभी तो वो सब नहीं मिला। तो सबसे पहले सुरेंद्र अंबरदार जी आ रहा हूं जी। नहीं, एक सेकंड। सबसे पहले ये है कि जो बेसिक प्रेमाइज है, जो फाउंडेशन है बराबरी का जो बोला गया था, वो कहाँ है? देखिए, आप टेररिज्म के नंबर्स लाते हैं, पिछले 30 सालों से हम ये नंबर्स देख रहे हैं। कंटिन्यूसली बोला जाता है कि 80 टेररिस्ट आर एक्टिव। 2022 में भी यही बोला, 2023 में भी बोला, 2024 में भी बोला। फिर बोला जाता है कि एलओसी पोरस है, हम रुका नहीं सकते इन्फिल्ट्रेशन को। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखूंगा। आप मुझे ये फिगर्स मत दिए कि हड़ताल इतने दिन रहा। आप मुझे बताइए एक्शनेबल क्या हुआ? एक्शनेबल जो आपने वादा किया था कि बराबरी पे लाना है, वो अभी तक नहीं हो रहा है। और जो मेन वादे किए थे, वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया अभी बीजेपी ने। अभी 2019 से लेकर आज 2025। चलिए ठीक है, सुरेंद्र अंबरदार जी से इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन मेरे साथ जम्मू कश्मीर कांग्रेस की सीनियर लीडर नम्रता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। सुरेंद्र अंबरदार जी, बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। देखिए, समय कम है और पैनलिस्ट हमारे पास ज्यादा है, तो बहुत छोटे छोटे जवाब। सुरेंद्र अंबरदार जी, बहुत मुख्तसर में आपका जवाब। जो बात इमरान नबी डार जी कह रहे हैं कि वादे और भी हुए थे, आतंकवाद से और टेररिज्म से बढ़कर भी और भी चीजें थी जम्मू कश्मीर में, जिसके वादे 2019 में किए गए थे। कश्मीर में नैरेटिव ये चल रहा था कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहां ट्राई पार्टी डायलॉग होना चाहिए। कश्मीर में ये नैरेटिव चल रहा था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कश्मीर में ये नैरेटिव चल रहा था कि कोई बफर स्टेट होना चाहिए। कश्मीर में ये नैरेटिव चल रहा था कि कोई स्पेशल ऑटोनॉमी, कोई इमरान आप बोल सकते हैं जी होना चाहिए। जी। आज जब इमरान साहब ये कह रहे हैं कि जो आदरणीय गृह मंत्री या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त के बाद जो कमिटमेंट की है, हम एश्योर करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की है, जो गृह मंत्री जी ने कमिटमेंट की है, वो पूरी हो जाएगी। कब होगी? टाइम फ्रेम तो दीजिए, टाइम फ्रेम दीजिए, कब होगी? अभी हाउस चल रहा है, इस चीज को आप डिलिब्रेट करवा दीजिए, एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवा दीजिए। डेफिनेटली हमने रेजोल्यूशन सबसे पहले पास किया, आपको याद होगा कैबिनेट का रेजोल्यूशन आया है। नहीं, आइसोलेशन में नहीं कीजिए इमरान साहब, आइसोलेशन में नहीं कीजिए, ये एक बहुत संजीदा इशू है, इसलिए आपको कैबिनेट का रेजोल्यूशन है जनाब, एक इलेक्टेड हुकूमत का रेजोल्यूशन है। सुरेंद्र अंबर साहब, एक इलेक्टेड हुकूमत का रेजोल्यूशन इस टाइम पे उमर साहब खुद लेके गए है और बहुत बड़ा इशू है। और क्या होना चाहिए? देखिए, हम आदरणीय गृह मंत्री जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कमिटमेंट की है, हम उस कमिटमेंट के साथ हैं। अगर आप एक टाइम स्पेन की बात कर रहे हैं तो आप तो सरकार ये होता है, ट्रेजरी बेंच एंड अपोजिशन बोथ टुगेदर आर द गवर्नमेंट। सो देयरफॉर माय रिक्वेस्ट वुड बी दैट वी शुड टेक our opposition leaders into confidence, and जो प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की है, गृह मंत्री जी ने कमिटमेंट की है, 100% वो हो। चलिए ठीक है। नम्रता शर्मा जी, आप मुस्कुरा रही हैं अंबरदार जी के जवाब पर, आपका रिएक्शन भी आज अमित शाह जी का जो बयान आया उस पर? बिकॉज सबसे पहले तो आज की जो डिबेट है, मैं अंबरदार साहब ने अभी कहा कि दे शुड टेक ऑपोजिशन लीडर्स इनटू कॉन्फिडेंस व्हाइल talking on Article 370. Did they took any opposition leader into confidence? No, not on Article 370. 1 minute, please. Not on Article 370. There is no debate on Article 370. I'm not debating on 370, but I'm telling you that you should tell your leaders also that they should also take the opposition leaders into confidence while considering any such dialogue. But वो क्यों किया गया था 370 को डिप्लीट की? जम्मू को कश्मीर से, जम्मू को बहुत सारी चीजों से दूर रखा गया है। Now what is happening? सारा व्यापार तो आपने जम्मू का खत्म कर दिया है। What are you planning for जम्मू? आपने अनदर एक पठानकोट बना के रख दिया है जम्मू को, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इन जम्मू एंड कश्मीर। आपके लीडर्स को मैं सुनती हूँ डेली जब असेंबली में बोलते हैं कि जम्मू के साथ भेदभाव करते हैं। आपने कौन सा उसके साथ वफा कर दी जो भेदभाव दूर करने के लिए? बीजेपी के लोग सक्षम है। देखिए, अगर आप बोलेंगे तो मेरी बात सुनाई नहीं देगी। इधर यू स्पीक और आई शुड स्पीक। इफ बोथ ऑफ अस आर गोइंग टू स्पीक, नन ऑफ अस इज गोइंग टू बी हर्ड देन। आप मुझे बताइए ना, 370 के बाद आपने 5 अगस्त के बाद
जम्मू को भी दहला दिया है बमों से, और आप कहते हैं कि यहाँ आतंकवाद का सफाया हो गया है। यहाँ जम्मू के अंदर, पुंछ के अंदर, अभी थाना मंडी के अंदर क्या हुआ है, डू यू नो दैट? उसके बाद आप शुरू कर लीजिए, पठानकोट में आप ISI को बुलाते हैं निरीक्षण के लिए और आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। आप बिलावर में, बनी में, वहां तक धमाके, और फौज के ऊपर रोज धमाके, रोज अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियंस मारे जा रहे हैं, कभी हमारे टूरिस्ट पे अटैक होते हैं रियासी के अंदर। सो गलत आंकड़े देना, गलत चीजों, गलत तरीके से। नम्रता जी, अमित शाह जी ने मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आ रहा हूं, मैं एक सवाल ले लेता हूं। नम्रता जी, आज अमित शाह जी ने अपनी बात में कहा कि 370 से पहले या बीजेपी की सरकार आने से पहले किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं थी। बीजेपी की सरकार ने 10 दिन के अंदर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, यानी सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस की पुरानी सरकारों पर निशाना साधा। देखिए मैं आपको इनको बताना चाहती हूँ, इनके तो जो पूर्वज हैं वो कहाँ क्या किया करते थे। पाकिस्तान छोड़िए, आप मुस्लिम लीग के साथ कौन सरकारें बनाया करता था, इनको इतिहास खंगालने की जरूरत है। इसको इस भारतवर्ष को आजादी दिलवाई और उनके ऊपर ही आज प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। क्या कहते हैं कि पाकिस्तान पे किसी ने नहीं किया, तो क्या 1970 में उससे पहले जो 65 की लड़ाइयां हुई, किस तरह से जो भारत बोस के प्रेशर जवाब दिया, अमरनाथ साहब को जानकारी, तो क्रांतिकारियों के आंदोलन के कारण से हुई। सर्जिकल स्ट्राइक बिल्कुल ठीक कहते हैं कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जिसको पॉलिटिसाइज किया, आजादी अधूरी थी, वो कंप्रोमाइज था। हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कि एक भारत की सेना ने जो अपना प्रतिबंध दिखाया उस पाकिस्तान के खिलाफ, उसको कैसे पॉलिटिसाइज किया गया, इलेक्शंस में उसको यूज किया गया। चलिए ठीक है, मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है, मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, जो बात अमित शाह जी बोल रहे थे कि, और ये बात इससे पहले भी कई बार आई है, लेकिन राज्यसभा में खड़े होकर बोलना और तमाम चीजें रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, पिछले 370 के बाद वाकई में कश्मीर में एक बदलाव है और 370 के बाद वाकई में हालात बेहतर हुए, और जिस तरह से अमित शाह जी कह रहे थे कि सिक्योरिटी सूरत हाल, सिक्योरिटी को और भी ज्यादा चाको चौबंद किया गया, मजबूत किया गया है 370 के बाद जम्मू कश्मीर में। देखिए हुरेरा, ये बात तो जग जाहिर है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात में तब्दीली आई है, वो जितने भी पैनलिस्ट हैं वो ये बात मानेंगे कि पिछले 5-6 सालों में पत्थरबाजी की घटनाएं जो हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। पिछले साल तो कोई भी एक भी पत्थरबाजी की घटना जो है वो कश्मीर से सामने नहीं आई है। मैंने कश्मीर से भी रिपोर्टिंग की है और वो टाइम भी देखा है जब आए दिन पत्थरबाजी होती थी, आए दिन हड़तालें होती थी, स्कूल कॉलेज सब बंद रहते थे। देखिए, सबसे पहले मैं, जिस तरह कई लोग कह रहे हैं बिजनेस खत्म हो गया, ये हो गया, देखिए सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सिक्योरिटी रहेगी, बाकी सब चीजें उसे फॉलो करती हैं। अगर आपकी जान खतरे में है, तब आप ये नहीं सोचते हो मेरे घर पे पैसे कितने आ रहे हैं, अगर आपकी जान ही सुरक्षित नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए कश्मीर में अगर आप जा रहे हैं घूमने के लिए, आप डाउनटाउन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको ये डर नहीं रहता कि पत्थरबाजी हो जाएगी। मेरी अपनी गाड़ी पे 3 बार पत्थरबाजी हुई है 2019 से पहले, जब मैं वहां पर रिपोर्टिंग किया करता था। तो सिचुएशन ग्राउंड पे बहुत सुधरी है। अब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को तो पॉलिटिक्स करनी है, वो कहते रहेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि जब तक आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, देखिए वो पड़ोसी तो आप बदल नहीं सकते। इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो जब तक आपका पड़ोसी मुल्क ऐसा है जिसकी एक स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और उसका बॉर्डर कहां पर है, सबसे लंबा बॉर्डर उसका जो है, चाहे उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहिए, चाहे यहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर की यही है जम्मू रीजन में, तो वो जम्मू कश्मीर के साथ है। आए दिन वहां से घुसपैठ की जाती है। अभी जिस तरह जम्मू रीजन में आतंकवाद की बात की जा रही थी, तो आतंकवाद जम्मू का वो यहां से ऑर्गेनिक आतंकवाद नहीं है, जम्मू का लोकल आतंकवादी नहीं है, वो वही आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। और पाकिस्तानी आतंकवादी को जहां मौका मिलेगा वो वहां पर आतंकवाद फैलाएगा, वहां पर उनके जो नापाक मंसूबे हैं उन पे वो कार्रवाई करेगा। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे डील करती हैं? देखिए, भारतीय सेना की जो उनका शौर्य है या उनका पराक्रम है, उस पर कोई सवाल नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनको भारतीय सेना पे या भारतीय सेना जिस तरह हमारे बॉर्डर को डिफेंड कर रही है उस पर पॉलिटिक्स करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आपको एक बात माननी होगी कि अगर भारतीय सेना
किसी सरकार के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक करती है और उसके बाद वो सरकार उसे ओन करती है, तो एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, वर्ल्ड फॉर्म पे आके आप ये कहते हैं, वहां पर ये दिखाने का मादा रखते हैं कि हां, हमने दुश्मन देश के अंदर घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की है। उसके पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होंगे, उसके रिपरकशन क्या होंगे, उसको जानते हुए भी ये कहना, तो देखिए, उसको तो आप बोस्ट कर रहे हैं ना। अगर पहले कोई ऐसा किया जाता था और सरकारें चुप रहती थी, आए वहां से रिटेलिएशन ना हो जाए, वहां से कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो सरकारें जो थी वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के पराक्रम को डीमीन करती थी। लेकिन वो वाली सरकार जिसने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट एयर स्ट्राइक की और उसे ओन किया, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया को बताया कि हम कैपेबल हैं दुश्मन को जाके सबक सिखाने के लिए, तो एज एन इंडियन, एवरी इंडियन शुड फील प्राउड ऑफ इट। एवरी इंडियन, हर एक इंडियन को अपनी सेना पे देखिए, तो बाकी रहा कि कश्मीर में जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी चेंज हुई। आप देखिए, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इलेक्शन हुई, पीसफुल इलेक्शन हुई। आप पूछ लीजिए कि पहले जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन होती थी, ग्रेनेड ब्लास्ट होते थे। मेरी एक कलीग मारी गई थी एक इलेक्शन कवर करते हुए, उनकी गाड़ी में आईडी ब्लास्ट हुआ था, गाड़ी के नीचे वो मारी गई, उनके साथ और जो कलीग थे वो जख्मी हो गए। तो ये चीजें होती थी। लेकिन आपने देखा पार्लियामेंट्री इलेक्शन बिना किसी इंसिडेंट के होना कश्मीर में, उसके बाद असेंबली इलेक्शन होना बिना किसी इंसिडेंट के होना, और कश्मीर ने, देखिए, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं करेगा, कश्मीर में जहां कश्मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट किया, वहां पर जम्मू रीजन ने बीजेपी के लिए वोट किया। तो नम्रता शर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं, पॉलिटिकल एफिलिएशन। तेजेंद्र जी, नम्रता शर्मा जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। I was listening to सोडी साहब, वो कह रहे थे कि इससे पहले सारी मैं सुरेंद्र अंबरदार जी आ रहा हूं। अब मैं इनसे जानना चाहती हूँ, क्या बांग्लादेश बना के पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए गए थे इससे पहले? क्या वो पराक्रम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं दिखाया गया था? तो मेरा ये कहने का जो तात्पर्य, नम्रता जी, देखिए, मैं पॉलिटिकल बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैंने उस चीज को तो डिनाई किया ही नहीं। मैंने उस चीज को डिनाई किया नहीं। देखिए, जो सरकार, जो गवर्नमेंट अब एक कोई एक्शन करके, देखिए, जो सरकार कोई, इससे पहले आप जो पुलवामा हुआ करना, देखिए, जब हम कुछ, देखिए, जब हम कुछ करते हैं, हमारे फैमिली में कुछ होता है, अगर हम उन्हें सबके सामने बताएं कोई अच्छी चीज हुई है, ऑन करें, तो उससे एनकरेजमेंट मिलती है। मैंने उस एनकरेजमेंट के लिए एज एन इंडियन, एज एन इंडियन आई फेल्ट प्राउड। पाकिस्तान के जब हमारे आज से तो ऐसे है नहीं सोडी साहब, इट हैड बीन इयर्स। हमने देखा है 47 के बाद पाकिस्तान के नापाक इरादों से नम्रता जी, जब हमारे डीजीएमओ, नम्रता जी, जब हमारे डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ऑन करते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, यकीन माने, मैं एज एन इंडियन, मेरे गूज बम्प्स हो गए थे, मेरे रोंकड़े खड़े हो गए थे, एंड आई फेल्ट सो प्राउड। मैं एज ए इंडियन बात कर रहा हूं मैं। और एक और चीज हो रहा है, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ऐड करना चाहूंगा। आप देखिए, हालात सुधर रहे हैं, हालात चेंज हो रहे हैं, आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, लेकिन हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी ये चीजें समझनी चाहिए कि कुछ डिसीजन ऐसे लिए गए थे जिनकी कंपल्शन थी, जरूरत थी। अभी मैं देख रहा हूं कुछ लेजिस्लेटर्स बात कर रहे हैं कि कश्मीर में कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिन पे बैन लगा हुआ है, जिन्हें एडवर्टाइजमेंट नहीं मिल रही, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिन्हें टेरर एक्टिविटीज के लिए सैक किया गया था, उनकी रेस्टोरेशन की बात हो रही है। तो अगर हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि जो टेरर लिंक्स की वजह से जिन्हें सैक किया था उन्हें रिस्टोर कर लें, जिन न्यूज़पेपर्स की एडवर्टाइजमेंट बंद हुई है, जिनके खिलाफ बहुत सारी एलिगेशंस लगी है, क्या आप ये चाहते हैं कि अब सरकारी पैसा, टैक्स पेयर्स मनी उन लोगों को दें जो हमें ही मारने के लिए साजिश रच रहे हैं, साजिश का हिस्सा हैं? तो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी ये सोचना चाहिए इन चीजों से। आपने असेंबली की कवरेज कल की देखी होगी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक चार्टेड प्लेन का मिसयूज किया गया जिसके तहत करोड़ों रुपए का खर्च किया गया, और उसमें बीजेपी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। करप्शन इन एनी फॉर्म इज करप्शन, वो तो टैक्स पेयर्स की पैसे का मिसयूज है ही ना। तो हम ये नहीं ना कह सकते कि बीजेपी ये नहीं कर रही है या इससे पहले ऐसा नहीं होता था। करप्ट कैन बी एनी पर्सन और एनी पार्टी। मैं नम्रता जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी इंडिविजुअल को डिफेंड नहीं कर रहा हूं।
देखिए, मैं एज अ रिपोर्टर मैंने खुद स्टोरीज की हैं कि कैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट के टाइम पे स्टेट हेलीकॉप्टर का मिसयूज होता था। तो ये चीजें देखिए, ये चीजें जो है इंक्वायरी है। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अपनी पर्सनल फैमिली को यहां से वहां ले जाने के लिए स्टेट हेलीकॉप्टर यूज किया करते थे या करती थी। तो वो ये इश्यूज जो हैं, इंक्वायरी का इशू है। लेट डिबेट पर लौट कर आते हैं। मैं शौकिया कुरैशी जी बहुत देर से वेट कर रही हैं। शौकिया कुरैशी जी, क्या वाकई में जिस तरह से अमित शाह जी का आज पूरा बयान आया, और क्या वाकई में जिस तरह से मौजूदा सरकार, जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि बहुत कॉन्क्रीट और बहुत मजबूत फैसले सरकार लेती है, और अगर इस तरह के फैसले पहले की सरकारों ने लिए होते, मजबूत कदम पहले की सरकारों ने भी उठाए होते, तो शायद जम्मू कश्मीर की तस्वीर पहले ही बदल गई होती। मैं इनके वादे से ही शुरू करूंगी। कहते हैं कि जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, बस सिर्फ वादे ही किए गए कि 370 हटने के बाद ये हमारे साथ हमें बराबरी पे ले आएंगे, जैसा कि अभी इमरान साहब ने भी कहा। लेकिन पहले की हुकूमतों ने कोशिश तो जरूर की, हर एक अपनी जगह कोशिश करता है, लेकिन ठीक है, अगर उनसे नहीं बन पाया, बीजेपी सरकार ने हमसे वादे किए कि वो हमारे लिए हमें बिल्कुल बराबरी पे ले आएंगे। तो क्या जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने के लिए तो पीडीपी और बीजेपी दोनों ने हाथ मिलाया था, फिर भी आप लोग जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदल पाए। जी, हाथ तो मिलाया था, लेकिन फिर इन्होंने भी उस वक्त भी अपना वादा जो है वो वफा नहीं किया। इनका मकसद जो था अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए और पूरे भारत वर्ष में अपना ढिंडोरा पीटने के लिए कि हम 370 को हटाएंगे। आप सब इबादत कर रहे थे, हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे थे। इस्तेमाल किया अपने वोट बैंक के लिए, और जब हमारे कुछ लेने की बारी आई तो हमें कुछ भी नहीं मिला। 370 हटने के बाद आप देखिए यहाँ क्या है, बेकारी। जब हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ बेरोजगारी है, तो ये मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं। जब हम कहते हैं कि यहाँ पे लोगों की हालतें देखिए आप क्या हैं, यहाँ पे छोटे छोटे 370 रहते हुए वहाँ सोने के सेज लगे थे। जी, आप सुन लीजिए पहले मुझे। उसके बावजूद यहाँ पे ड्रग्स की 2019 से पहले जो न्यू दिल्ली की पॉलिसी विजा विज कश्मीर थी, उसको हम ये कह सकते हैं कि एक पॉलिसी पैरालिसिस थी। सियासत करने के लिए पैरालिसिस से लेकर अब शौकत जी जवाब सुन लीजिए, देखिए सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब दे रहे हैं। जी, सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब दे रहे हैं। जी, दिल्ली में 2019 कांग्रेस की सरकार जब 2004 से लेकर 2014 तक थी, एक पॉलिसी पैरालिसिस थी, और 2014 के बाद एक पैराडिम शिफ्ट हुआ पॉलिसी में। हम उस पॉलिसी पे बात कर रहे हैं कि उस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या है जम्मू कश्मीर में, विशेष रूप से कश्मीर में। ये क्यों नहीं मानेगा कोई कि अब 2022 में टूरिज्म का फ्लो कितना है, 2023 में टूरिज्म कितने टूरिस्ट आए, 2024 में कितने टूरिस्ट आए, वो आ सकते थे क्या अगर सुरक्षा स्थिति खराब होती? एक दूसरा, क्या किसी को ये जानकारी है कि 2023 में 160 दिन स्कूल खुले हैं, शौकिया जी, सुरेंद्र जी कश्मीर खुले। आप जवाब दे दीजिएगा, दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं तो आवाज कुरैशी जी की नहीं आ रही है। कुरैशी जी आप सवाल कर लीजिए, फिर सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब दे रहे हैं। जी, जल्दी से। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, पहले सिर्फ मिलिटेंसी जो थी वो सिर्फ कश्मीर रीजन में थी, लेकिन अब देखिए कि आए दिन मिलिटेंसी नहीं, अभी जो कठुआ में डेथ्स हुई, तो ये क्या है? आप सिक्योरिटी सुरेंद्र अंबरदार जी बहुत मुख्तसर में जवाब दिया। मैं नम्रता जी आ रहा हूं फिर। जी, सुरेंद्र अंबरदार जी जवाब दीजिए। देखिए, टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में हम बहुत क्लियर पॉलिसी है, आएगा मर के जाएगा। वह हम आने का रोकने की कोशिश भी करेंगे। अब जो आएगा वो जिंदा नहीं जाएगा, इसलिए लेकिन कब तक आएगा सुरेंद्र अंबरदार जी? सवाल तो ये है कि कब तक आएंगे, ये जड़ से कब खत्म होंगे? सवाल ये है कि कब तक आते रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान अपने कारणों से, अभी जो पाकिस्तान की स्थिति है वो अपने कारणों से, वो उसकी स्थिति क्या है शायद वो आपको भी जानकारी है। उस विषय को लेकर जब आप चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा जरूर करेंगे। अभी जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कश्मीर में,
और जो कश्मीर में जो अवाम था वो जो होस्टेजेस रखा था अब वो रेस्टोर हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो भारत सरकार ने कमिटमेंट्स की हैं वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। नम्रता शर्मा जी, आज सचमुच में अमित शाह जी कह रहे थे कि पिछली जो सरकारें थी वो दहशतगर्दी को भुला दिया करती थी, कोई वाकया हुआ उसके बाद उस वाकये को भुला दिया जाता था और इस तरह से दहशतगर्दी बढ़ते 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 एक तरह से नासूर बन गई थी जम्मू कश्मीर में। हेलो अबू हरार साहब, ये तीसरा टर्म है मोदी जी का केंद्र के अंदर। अब वो कहते हैं शांति बहाली कर दी है। चलो, मैं तो एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, डिफरेंट आइडियोलॉजी की हूँ, नहीं मानती हूँ कि इन्होंने कुछ किया, लेकिन अगर ये खुद को मानते हैं तो हमारी स्टेटहुड वापस क्यों नहीं करते? उसको क्यों इन्होंने वहां पे होस्टेज बना के रखा है अपने पास? क्यों चाहते हैं यहाँ पे स्टेटहुड रहे? क्यों लूट के सूट मचाना चाहते हैं? क्यों मचा रखी है? क्यों श्रीलंका के एक क्रिकेटर को यहाँ जगह दे दी? कैसे दे दी? आप बताइए ना, ये सब कुछ क्या है? इनके गवर्नर पे करप्शन के चार्जेस लगे और उसको इन्होंने एलजी को अभी तक हटाया नहीं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों आउटसोर्स कर दिया हमारे बिजनेस को? सुरेंद्र अंबरदार जी, आप जवाब दे सकते हैं, बोल सकते हैं जी। को इतना बढ़ा दिया गया। नहीं, जवाब दे रहे हैं अंबरदार जी, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, स्टेटहुड पर हमेशा सवाल उठता है कि सरकार ने वादा किया था चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद देंगे। अब जब हालात बेहतर हो गए, दहशतगर्दी पर कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी खत्म हो गई, सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर है, तो फिर स्टेटहुड क्यों नहीं? सुरेंद्र अंबरदार जी, इनकी वापसी कब होगी? इनके लिए वहां कॉलोनी कब बनेगी? कब इनके लिए सेफ हेवन कश्मीर में बनने जा रही है, यही बता दें। ठीक है सुरेंद्र अंबरदार जी, मेरी आवाज आ रही है? जो है झूठ का, वो साफ अंबरदार जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है, मेरी आवाज शायद सुरेंद्र अंबरदार जी तक नहीं जा पा रही है। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, बार बार अपोजिशन की तरफ से यही सवाल उठता है, मतलब जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, ये सभी का यही होता है कि अगर हालात बेहतर हो गए, जिस तरह से राज्यसभा में आज अमित शाह जी ने कहा कि दहशतगर्दी पर बहुत हद तक काबू पाया गया, सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है और अब कश्मीर पहले 90s वाला कश्मीर नहीं रहा है, तस्वीर बिल्कुल बदल गई है, तो सबसे अहम जो सवाल होता है अपोजिशन की तरफ से, दूसरी पार्टियों की तरफ से, वो यही कि स्टेटहुड फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? फिर जब हालात बेहतर हो गए तो जो वादे किए गए थे वो आखिर वफा क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए हुरेरा, हालात अगर बेहतर हो गए हैं, क्या जम्मू कश्मीर के लोग, क्या भारत के लोग ये चाहते हैं कि फिर से वापस जो बॉल है वो स्क्वायर वन पे चली जाए, फिर से हालात खराब हो जाएं? देखिए, लोग अभी जो है वो एक चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सख्त है। वो आतंकवाद, जैसे आज आपने देखा कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक चीज कही कि आतंकवादी अगर आते हैं तो हम उन्हें देखते हैं तो हम उन्हें यहां पर गोली मारते हैं। तो मतलब ये है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख है, इसलिए हालात सुधरे हुए हैं। स्टेटहुड, देखिए मैं एज अ सिटीजन मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टेटहुड ना मिले, लेकिन अभी हालात वैसे नहीं है। पाकिस्तान लगातार आतंकवादी भेज रहा है। अगर सुरक्षा बलों ने थोड़ा सा टाइट करके रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि जो एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है वो ये चाहती है फुल सिक्योरिटी फोर्सेस को पावर्स देकर रखे हैं। ऐसा नहीं है कि आए दिन जैसे पहले गवर्नमेंट होती थी, आए दिन आपकी आर्मी पे एफआईआर लग जाती थी किसी एनकाउंटर। आप वो टाइम नहीं भूलिए कि हमारी एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनसे ये पूछा जाता है, बुरहान वानी आतंकवादी मारा जाता है, और वो ये स्टेटमेंट देती हैं कि अगर मुझे पता होता कि इस एनकाउंटर में बुरहान वानी फंसा हुआ है तो शायद ये एनकाउंटर नहीं होता। तो अगर इस तरह की आइडियोलॉजी वाले लोग जो हैं वो सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। आज डिप्टी सीएम ने आपको बुरहान वानी की याद दिलाने से मैं याद दिलाना चाहती हूँ सोढ़ी साहब, बीजेपी के डिप्टी सीएम ने खुद कंडेम किया था। मैं आ रहा हूं, आपको याद है निर्मल सिंह जी का बयान? जी जी, कि बुरहान वानी साहब अगर हमें पता होता उस एनकाउंटर में है तो हम ये एनकाउंटर ना करते। दिस वाज अ स्टेटमेंट इश्यूड बाय ये देखिए ना, ये मैं आप सुन लीजिए ना। देखिए, नहीं, आपको भी मैं याद दिला रही हूँ, बुरहान वानी पे खाली उसके बाद, क्योंकि अगर एक चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है तो उनके डेप्यूटी उसे काउंटर नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता, देखिए महबूबा मुफ्ती जी तो अभी भी उस स्टेटमेंट पे अड़ी हुई है, लेकिन निर्मल सिंह उस स्टेटमेंट के लिए माफी मांग चुके थे। इनफैक्ट मैंने एज अ रिपोर्टर उनसे उनका टीटी किया था, उनसे बात की थी कि आपने ये स्टेटमेंट दी है, और जब उन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया उन्होंने माफी मांग ली थी।
आपकी नीति ही आपकी, देखिए कई बार क्या होता है ना कि अगर आपके चीफ, देखिए अगर आपके चीफ मिनिस्टर कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं और इमीडिएटली आप उसे काउंटर कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। देखिए आई एम प्रीवी टू मैनी, देखिए आई एम प्रीवी टू मैनी डिस्कशंस। मैं आपको मैंने आपसे मतलब बीजेपी के पास हमने उनको सुधरने का मौका दिया था। देखिए नहीं, हम आई एम प्रीवी टू, देखिए आप, मैं एक सेकंड मैं एक मिनट एक जवाब देना चाहूंगा। नम्रता शर्मा जी सुन लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। नम्रता शर्मा जी आपके पास भी आ रहा हूँ, सुरेंद्र अंबरदार जी आपके पास भी आ रहा हूँ, सुन लीजिए थोड़ा सा। जी जी जी। मेरे बीजेपी के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जब ये पीडीपी वाले कहते हैं कि हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, देखिए बीजेपी की फॉर्मेशन किस लिए हुई थी? बीजेपी के उनके दो मेन एजेंडा थे, कोर एजेंडा, जो बीजेपी की फाउंडेशन थी। एक तो राम मंदिर का निर्माण और एक 370 को हटाना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के टाइम से ही ये उनका नारा था, एक संविधान, एक विधान और एक प्रधान। तो बीजेपी की फाउंडेशन, देखिए जब आपने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो आपने उनकी फाउंडेशन को भी गले लगा लिया था। तो आज आप बेशक बीजेपी के अगेंस्ट बोले, हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। देखिए अगर आप बीजेपी को जहर, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जहर था, तो वो जहर का जो जहर थी उसको आपने उसके जो साइड इफेक्ट होंगे वो आप जानते थे। आप लोग कह रहे हैं ना कि हमने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया स्टेट को आगे ले जाने के लिए, बट आपको पता था कि बीजेपी की फाउंडेशन, उनका फॉर्मेशन इन दो इश्यूज पे था। तो आप अपनी, आप जो पीडीपी है वो अपनी 2014 में, आई जस्ट वांट टू गेट द आंसर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 2014 में भी उसी सेंटिमेंट को पीडीपी एड्रेस करती थी, उससे पहले भी। तब उसके साथ सरकार बनाते हुए इनको नहीं पता था कि वो कौन सा सेंटिमेंट है। और मैं एक और चीज आपसे जानना चाहती हूँ कि महबूबा मुफ्ती ने जब सरकार बनाई तो एक डॉक्यूमेंट जो साइन किया गया, उन्होंने बाय हुक और क्रुक अपना जो उनका एजेंडा था वो इम्प्लीमेंट कर दिया ना। उन्होंने देखिए, उन्होंने दैट मीन्स या तो आप बेवकूफ, पीडीपी बेवकूफ बन गई, या तो पीडीपी ने जानबूझ के ये अलायंस किया कि हाँ जी पीडीपी वाज आल्सो इन कलूजन की हाँ जी 370 हट जाए। देखिए यू हैव टू सी दी लार्जर पिक्चर। क्या पीडीपी को नहीं पता था कि बीजेपी बनी ही जो है, उनका बेसिक बनने का मकसद ही था राम मंदिर का निर्माण और 370 को हटाना। अंबरदार जी कुछ कह रहे हैं, कोई आइडियोलॉजी थी नहीं उनकी। डेमोक्रेसी, सॉरी साहब, कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास इख्तियार। नम्रता शर्मा जी, अब डिबेट पर हम लोग डिबेट पर लौट कर आते हैं, डिबेट पर ठीक है। सुरेंद्र अंबरदार जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ले लीजिए। जो सवाल मैंने अभी किया था कि बार बार ये चीजें सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से कही जाती हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए, और वाकई में जमीन पर जिस तरह से सोडी जी ने भी कुछ चीजें बताई, और अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी ने भी आज अमित शाह के बयान पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि वाकई में जो बात अमित शाह जी कह रहे हैं, कश्मीर में एक बदलाव आया है, कश्मीर में चीजें बदली हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, जब कश्मीर में बदलाव आया, कश्मीर में हालात बेहतर हुए, तो फिर जो चीजें पहले कही गई थी, जो वादे किए गए थे, जिनमें सबसे बड़ा वादा स्टेटहुड का था, उसमें देरी क्यों हो रही है? उस पर सरकार कोई सही जवाब क्यों नहीं देती है? सुरेंद्र अंबरदार जी। देखिए हुरेरा जी, ये माना जाता है कोई सोया होगा तो उनको जगाएंगे, जो सोने का ढोंग कर रहेंगे उनको नहीं जगाया जाता है। अभी जो पीडीपी की स्पोक्स पर्सन ये बात कर रही थी कि कोई महबूबा जी के साथ सरकार बनाई, महबूबा जी के साथ किसी ने सरकार नहीं बनाई थी, वो आदरणीय मुफ्ती साहब के साथ सरकार बनाई थी। एक दूसरा, जिसको आप अलायंस ऑफ एजेंडा की बात कर रहे हैं, इनको जान में नहीं होगा, अलायंस ऑफ एजेंडा पे किसी के साइन नहीं था, वो एक रद्दी का कागज था, वो भी पीडीपी ने एक इल्यूशन क्रिएट करने के लिए, उस पर आप अभी भी देख लीजिए, वो अवेलेबल है कि उस पर कोई साइन नहीं हुआ था। वो इल्यूजन पीडीपी ने क्रिएट किया था कि इस तरह से करके लोगों को गुमराह करने की जरूरत है। तो एनीवे वो सब राजनीति में बातें होती। तो वो तो पीडीपी का था ना, हमने कभी कहा, हमने कभी नहीं कहा कोई अलायंस ऑफ एजेंडा है, हमने अलायंस ऑफ एजेंडा को लेकर बात ही नहीं की है। नहीं, कुछ नहीं था, हमने तो पहले ही कहा था कुछ नहीं था। क्या आप कश्मीरी पंडित्स को आज जो आपकी सरकार है, जो आप लोगों के सेंटिमेंट्स को बेचती रही इतने सालों में, क्या आप लोगों के लिए वहां कॉलोनी बना दी गई है? क्या आप लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए
वहां को इख्तियारात कैसे उठाए गए? आप कश्मीरी पंडित की आप कश्मीरी पंडित की वकालत मत कीजिए। कश्मीरी पंडित के अपने वकील हैं, वो अपनी बात रखेंगे, मेरे लोग जब जरूरत पड़ेगी। आप वहां के आप उस आप तो कश्मीरी पंडित को निकालने वाली एजेंसी है, आप कश्मीरी पंडित को निकालने वाली एजेंसी है, इसलिए आपको हम लोग हैं जिन्होंने उन्हें सेटल किया। आप लोगों की सरकार थी केंद्र के अंदर, and you are the people who are misleading the people of Jammu and Kashmir and whole of nation. It was BJP in the center who was ruling at that time, and it is due to BJP that plan happened. Don't mislead. देखिए, हमको मालूम है कि पंडित के केस में कौन कौन इन्वॉल्व था। वो पिंडोरा बॉक्स जिस दिन खुलेगा उस दिन आप सब घर से बाहर नहीं आएंगे। तो कितनी देर में खुलेगा? रहने दीजिए। अभी 10 साल हो गए आपको हुकूमत में, आपके 12वां साल चल रहा है। खोलिए ना पिंडोरा बॉक्स, अगर कुछ है उसमें। नहीं, आप खोलिए ना, क्यों नहीं खोलते हैं? कुछ है तो खोलिए। ये कब तक डराते रहेंगे कि खुलेगा तो ये होगा? क्योंकि खुलेगा तो बहुत कुछ निकलेगा उसमें। आपके लीडर जब टेररिस्टों के हमारे लीडर का कहाँ मुकाबला करोगे? वो सारा बड़ी कहानियां है ना, वो कहानियां एस्टैब्लिश्ड हैं, वो कहानियां एस्टैब्लिश्ड हैं। और सरार में जो मस्तूकों को फेवर करेंगे, उनके साथ हमारा कोई राबता नहीं है। इसलिए आप कश्मीरी पंडित और इस विषय को मत। अभी जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या है की बात कर रही हूँ। आप बताइए ना, आप कम्युनिटी के हैं, आप बताइए क्या रिहैबिलिटेट करने के लिए कोई ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं बीजेपी सरकार द्वारा केंद्र के अंदर? बिकॉज दे हैव बीन सेलिंग। हमारा विश्वास है अपने गृह मंत्री पे, अपने प्रधानमंत्री पे। जो उन्होंने सोचा है वो सही सोचा है, सही समय पे वो सही काम कर रहे हैं। सारी कम्युनिटी है जिसको अभी भी टारगेट किलिंग के तहत मारा गया। कम्युनिटी का विश्वास है प्रधानमंत्री जी पर, जो वहाँ ढाबा चलाता है उसको सारे भारत का विश्वास है प्रधानमंत्री, सारे विश्व का विश्वास है प्रधानमंत्री। किलिंग आप ही के दौरान हुई है। सारे विश्व का विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री जी पर। आपको नहीं है तो आप रहने दीजिए। आपका विश्वास नहीं बनता है, आपको स्वयं पे विश्वास नहीं होता है, उनको किसी पे विश्वास नहीं बनता है। अभी जो कश्मीर में बदलाव आया है और जो 2008 में टारगेट किलिंग्स का नंबर मत भूलिएगा। एक आंदोलन आप टारगेट किलिंग्स, आई एम मेकिंग यू रिमेंबर टारगेट किलिंग्स। जो अमरनाथ आंदोलन आपने शुरू किया था, वो आंदोलन आपने शुरू किया था, से अभी भी एक रेडिकल एलिमेंट, सुरेंद्र अंबरदार जी, आपने जो खड़ा कर सुरेंद्र जी, अब आज जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया, इस पर कांग्रेस का भी रिएक्शन आया। कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए कांग्रेस ने भी बहुत कुर्बानियां दी हैं, कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, हमने तो यहां से बिल्कुल सैनिटाइज कर दिया था जम्मू को। इन्होंने तो उधमपुर, रियासी, कोई जिला नहीं छोड़ा। जम्मू के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट को हिला दिया है बमों से, बंदूकों से, सिविलियंस मरवा दिए, फौजी मरवा दिए। यहाँ पे हमने तो सैनिटाइज कर दिया था जम्मू का पूरा। कश्मीर के अंदर इक्का दुक्का वारदातें होती थी, अब तो ना कश्मीर सेफ है और ना जम्मू। आप शायद ये नहीं देख पा रहे हैं कि 90 लाख लोग पिछले इन सालों में कश्मीर एज टूरिस्ट आए हैं। ये तब नहीं हो सकता है कि जब सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। आप अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन के लिए करेंगे, ये एक अच्छा बाबा अमरनाथ की किसी भी पॉलिटिकल प्रिज्म से ये सही बात नहीं होती। हमेशा अगर उसको आप की तरह गिनेंगे, आप पैरामीटर्स नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, आप पैरामीटर्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। स्कूल के बच्चे आज कश्मीर में 160 दिन स्कूल गए पिछले साल, छोटी बात नहीं है। और पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। अब अमित शाह जी ने ग्राफ दे दिया कि 2014 से पहले जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, जो डे टू डे एक्टिविटीज थी, आप
2010 में देख लीजिए कि पैलेट गन से 116 लोग मारे गए थे। 2016 में महबूबा जी के टाइम में 112 लोग मारे गए थे। आज जम्मू कश्मीर पैलेट नहीं खरीदता है। इस बदलाव को आप एक्सेप्ट कीजिए। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। हमारा जो सही है, अगर अपोजिशन करना है, अगर क्रिटिसिज्म देना है, आपके पास कोई डिटेल ही नहीं है, आपके पास कोई डाटा ही नहीं है, आपका कोई बेस ही नहीं है, आपका कोई प्रिमाइस ही नहीं है किसी बात को एक कंसिस्टेंसी से। नम्रता जी क्या कोई आंकड़े आपके पास हैं? सुरेंद्र अंबरदार जी कह रहे हैं कि आपके पास कोई डिटेल नहीं, कोई आंकड़ा नहीं, कोई डेटा आपके पास नहीं है। क्या कोई इस तरह का, क्योंकि आज राज्यसभा में आपने सुना होगा, आज अमित शाह जी बाकायदा आंकड़ों के साथ राज्यसभा में बोल रहे थे कि पिछले 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में किस किस तरह से हालात बदले हैं, किस तरह से आतंकवाद में कमी आई है, किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो पूरा डेटा उन्होंने पेश किया है। मैं उसी डाटा में पूछना चाह रही हूँ। ये मुझसे डाटा की डिमांड कर रहे थे। इनको कौन सी डिटेल चाहिए कि कितने फौजी मारे गए 2012 में कश्मीर से एक कांग्रेस की डेलीगेशन। सुरेंद्र जी सुन लीजिए, सुरेंद्र अंबरदार जी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा जी। नम्रता जी बोल लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ, फौजी अपनी टेरिटरी के अंदर मर रहा है, सरहदों पे मरता था, आज वो शहीद हो रहा है सरहद के अंदर, इसकी डिटेल्स चाहिए। सिविलियन किलिंग्स हो रही है, इसकी डिटेल चाहिए। टारगेट किलिंग्स कितनी हुई, क्या इसकी डिटेल चाहिए? आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप प्रोपेगेंडा पे आ गए हैं। प्रोपेगेंडा नहीं, देखिए जो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करते हैं, ये प्रोपेगेंडा है। इज दिस अ प्रोपेगेंडा? आप निम्रता जी प्रोपेगेंडा मत कीजिए। हाउ सैड इट इज। कहां की बात कर रहे हैं? डोंट यू फील दैट आर्मी पीपल कहां की बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग टेररिस्ट, डोंट यू फील सिविलियंस हैव बीन किल्ड? अभी कल आपने देखा थाना मंडी के अंदर कहां की बात कर रहे हैं? कोई मरा नहीं। बलावर के अंदर आपने देखा कैसे हमारे किस महीने की बात की जा रही थी, उसके ऊपर आपकी टारगेट किलिंग हुई, और हमारी सरहदों के अंदर टेररिस्ट घुस रहा है। सिक्योरिटी जिन लोगों को आपने पिछले 25 साल पाला है वो कुछ न कुछ गड़बड़ तो करेंगे ना। आपको कितने साल चाहिए? आपने 25 साल पाला है वो गड़बड़ तो करेंगे ना। आपको कितने और साल चाहिए? Do you want another 70 years to do this? So हमने 70 साल में एक सुई ना बनाने वाले देश को यहाँ आपसे सवाल नहीं कीजिए, आप अपना देख लीजिए ना कि आपने क्या किया है। आप सिर्फ बातें करते हैं जनाब, हमारी बनाई हुई चीजों के फीते काटते हैं आप। What you have made for Jammu and Kashmir, can I ask you? हाँ। आप लोगों ने यहाँ लोगों को बेरोजगारी दी है, आप लोगों ने महंगाई दी है। आपकी सेबी की चेयरपर्सन के लिए राहुल गांधी जी ने शुरू से कहा, जम्मू से कितनी सीट मिली आपको? आज आप उस पर चार्जशीट, जम्मू से कितनी सीट मिली आपको? ठीक है नम्रता जी, मैंने समय दे दिया। अंबरदार जी देखिए, मैंने दोनों लोग को समय दे दिया। मैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, देखिए सर, सियासी बयानबाजी जब इस तरह के कोई बयान आते हैं तो उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन आता है, लेकिन आप देखिए कि इन्हीं रिएक्शन के बीच में एक अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी साहब का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं सहमत हूं, मुत्तफिक हूं जो अमित शाह जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, चीजें वाकई में 2019 के बाद 370 जाने के बाद बदली हैं जमीन पर। देखिए हुरेरा, मैंने जैसे ये कहा कि पॉलिटिक्स जो है उसको आप अगर साइड पे रखें और कश्मीर में जाके आम लोगों से बात करें। देखिए जो झेलम रिवर फ्रंट बना है, रात को 10-11 बजे तक आपको लोग विद फैमिली वहां पर टहलते हुए मिल जाएंगे। पहले वैसा नहीं होता था, लोग 6-7 बजे अपने घरों में घुस जाते थे। आप पोलो व्यू पे चले जाएं, वहां पर आपको लोगों की भीड़ नजर आएगी। आप बुलवार्ड रोड पे चले जाएं, वहां पर आपको कॉमन कश्मीरी घूमता हुआ नजर आएगा। और ये जो मंजर है ये सिर्फ श्रीनगर का नहीं है, आप जम्मू कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चला जाएं, ग्राउंड में सिचुएशन चेंज हुई है। जिस तरह अभी अमरदार जी ने स्कूलों की बात की, बिल्कुल सही। देखिए मेरी स्कूलिंग कश्मीर में हुई है और तब हुई है जब हालात खराब हुआ करते थे और महीनों के लिए हमारे स्कूल बंद रहते थे। लेकिन आप देख लीजिए, अमरदार जी सुन लीजिए, मैंने काफी समय दिया था जी। हड़तालें खत्म हो चुकी हैं जी, हड़तालें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो लोग देखिए अब चैन की सांस ले रहे हैं। स्टेटहुड देखिए, अभी आप कश्मीर में स्टेटहुड सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी जो जिस तरह से सरकार चलानी है, अपनी खुली छूट चाहिए। लेकिन एक कॉमन कश्मीरी से अगर आप बात करेंगे, कॉमन कश्मीरी चैन की सांस चाहता है और अब
उसे वो चैन की सांस पिछले 5 साल से मिल रही है। चैन की सांस ये कि हमारे बच्चे सेफ हैं। देखिए, पहले ये होता था, बच्चे घर के बाहर जाते थे तो पत्थरों से जख्मी होके आते थे। माँ बाप को ये भी नहीं पता होता था कि मेरा बेटा स्कूल गया है कि पत्थरबाजी कर रहा है। लेकिन आज अब देखिए, कश्मीर में आपको एंटरप्रेन्योर्स मिल रहे हैं, कश्मीर में नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। कश्मीर आप किसी भी फील्ड का नाम ले लीजिए, बच्चे वहां के आपके नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशंस में जाते हैं। G20 कश्मीर में होता है। तो अब जिस कश्मीर को पत्थरबाजी के लिए जाना जाता था, जिस कश्मीर को टेररिज्म के लिए जाना जाता था, उस कश्मीर को आज टूरिज्म के लिए जाना जाता है। ये नहीं मैं कह रहा कि टूरिज्म कोई नई चीज है, टूरिज्म था, लेकिन टूरिस्ट की गाड़ियों पे जो ग्रेनेड अटैक होते थे अब वो नहीं हो रहे हैं। टूरिस्ट की गाड़ियों पे जो पत्थरबाजी होती थी वो नहीं हो रही है। अभी आप बात कर लें कश्मीर के होटल मालिकों से, आपको कहेंगे कि अभी अगले 6 महीने तक सारे होटल बुक हैं। हाउस बोट में आपको रात बिताने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? दिस इज पॉजिटिव चेंज जो कश्मीर में आया हुआ है। हाँ, मैं मानता हूं एज अ कश्मीरी, एज अ पॉलिटिकल और सिक्योरिटी एनालिस्ट की आपका जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहा। कॉमन कश्मीरी से अगर आप बात करें, देखिए, मैं कश्मीर के इंटीरियर्स में घूमता हूं, मैं श्रीनगर में घूमता हूं, और लोग चैन की सांस ले रहे हैं जो उन्हें लगभग 70 साल के बाद नसीब हुई है। और वो लोग ये चैन की सांस लेना चाहते हैं। देखिए, ये गवर्नमेंट के इशू हैं, पॉलिटिक्स के इशू हैं, और ये कहीं ना कहीं तेजिंदर जी, हमारी जो सियासी सिस्टम है या हमारी सियासी बदकिस्मती कहिए कि बहुत सी चीजें जमीन पर एक तरह से जो बदलाव होते भी हैं तो हमारी बहुत सी जो सियासी पार्टियां होती हैं उन्हें नजर नहीं आते हैं। और मरकजी सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम सियासी पार्टियों को एक तरह से कॉन्फिडेंस मिले, और हालात जो बदलेंगे तो जम्मू कश्मीर के हक में होंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में होंगे। और सभी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। बहुत लंबा एक दर्द जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रहा है, तो अब वो पीछे छोड़ना चाहिए और जम्मू कश्मीर को आगे जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, सुरेंद्र अंबरदार जी और नम्रता शर्मा जी, सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।